Audio Jungle. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय बंगाल में हिंसा, खेला होवे का मतलब। बंगाल के चुनाव ने कई तरह के फॉल्ट लाइनों को सुलाने के लिए और भी जगह दिया है, जिसका एक उदाहरण इस चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद शुरू हुई हिंसा है, जिसके उदाहरण भाजपा के दफ्तरों को आग लगाने और कई भाजपा कार्यकर्ताओं को मारे जाने की खबरें हैं, जिसे ना तो विश्व मीडिया तवज्जो दे रहा है, ना देसी मीडिया ही। एक आध टीवी चैनल जो वीडियो दिखा रहे हैं उनको पुराने वीडियो कहकर टीएमसी द्वारा खारिज किया जा रहा है। जब कथित पुरानी वीडियो इतने लोमहर्षक हैं तो नए कैसे होंगे, यह सहज ही सोचा जा सकता है। पूछना जरूरी है कि बंगाल में जो खून खराबा हो रहा है वह जीत का जश्न है या खेला होवे मुहावरे का चरम बिंदु है, जिसमें जीत की विम्रता की जगह जीतने वाली टीम हारने वाली टीम से हिसाब तय कर रही है। जैसे कि फुटबॉल के मैदान में हारी हुई टीम को जीतने वाला दौड़ा दौड़ा कर मारे। ऐसा तो हिटलर के जमाने में हुए फुटबॉल मैचों तक में नहीं दिखा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि उस खेला होवे के नारों के असली मायने अब प्रकट हो रहे हैं और इस बार अकेली भाजपा इस हिंसक खेला की शिकायत नहीं कर रही, बल्कि मार्क्सवादी पार्टी के नेता को ट्वीट कर कहना पड़ा है कि निर्णायक जी के बाद टीएमसी की आक्रामकता बढ़ी है। उनके अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की बर्धमान इकाई की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता कोकली क्षेत्रपाल की नृशंस हत्या कर दी गई है। जीत अपनी जगह होती है, पर जीत का नशा मारक होता है। जीत के बाद भी खेला रुका नहीं है, बल्कि सफाई अभियान की तरह जारी है। कहने की जरूरत नहीं कि बंगाल के चुनाव में जो कुछ व्याख्याताओं ने भी टीएमसी की इस आक्रामकता को भी हवा दी है। किसी के लिए जीत केंद्र की भाजपा की तानाशाही के खिलाफ जीत है, किसी के लिए यह मोदी के फासिज्म के खिलाफ जीत है और किसी के लिए हिंदुत्व पर सेकुलर शक्तियों की जीत है। किसी के लिए महिषासुर मर्दनी की जीत है। ऐसी व्याख्याता मोदी के अंतर विरोध के चलते यह नहीं देख पाते कि इस जीत में बहुत से ऐसे तत्वों की भी भूमिका रही है जो बंगाल में 4-5 पाकिस्तान बनाने की बात कहते थे। टीएमसी के जीत ने ऐसे फॉल्ट लाइनों को खुलकर खेलने का अवसर दे दिया लगता है। अगर कोई दल अपनी बड़ी जीत के बाद अपनी विरोधियों का सफाया करने का एजेंडा चलाता है तो यह भी एक प्रकार का फासिज्म ही है, जो विरोधियों को छांट छांट कर निपटाना चाहता है। अगर केंद्र का फासिज्म खतरनाक है तो स्थानीय फासिज्म वरदान कैसे हो सकता है? फासिज्म होता है और वह किसी राज्य स्तर के नेता का भी हो सकता है। बंगाल में ऐसी निरंकुशता की परंपरा रही है, जिसमें शुरुआत कभी सिद्धार्थ शंकर रे के शासन में हुई थी, जब सीपीएम उसका टारगेट रही। बदले कि इसी परंपरा को प्रकांतर में सीपीएम ने भी चलाया, फिर टीएमसी ने सीपीएम के खिलाफ चलाया और अब भाजपा के खिलाफ चला रही है। लेकिन टीएमसी के अहंकार का एक नया कारण और भी है, वह है दोहरा अस्मितावाद। बंगाल के इस चुनाव अभियान का पुनर्पाठ करें तो साफ हो जाएगा कि टीएमसी और ममता बनर्जी की जीत उसी क्षण तय हो गई थी जब ममता ने अपने को बंगाल की बेटी कहा था और बंगाली स्वाभिमान को जगाने के लिए स्थानीय बरकस बहरीगत का नारा दिया था। टीएमसी के चुनाव अभियान में दो तरह के अस्मितावाद सुर एक साथ बजते थे। एक था बंगाली अस्मिता के अभिमान का सुर और दूसरा था बंगाल की एक बेटी का। इस दोहरे अस्मितावाद की दोहरी मार को काटने के लिए भाजपा के पास ना कोई वैकल्पिक भाषा थी और ना कोई नया केंद्रीय नारा था, जबकि ममता के पास था बंगालियों का लोकप्रिय फुटबॉल के खेल जैसी आक्रामकता को जगाने वाली खेला होवे का नारा।
मोदी और भाजपा के नेता अपनी मोदीवादी विकासवादी संस्कृति के मुकाबले इस खेला होवे की काउंटर कल्चर की सांस्कृतिक दीवार को भेदने में असमर्थ रहे। भाजपा दोहरी अस्मितावादी दीवारें को ना समझ पाई, ना उसमें सेंध लगा पाई, जबकि एक वक्त में गुजरात चुनाव में मोदी ने स्वयं गुजराती अस्मिता का नारा बुलंद किया था कि मैं गुजरात की 5 करोड़ जनता का अपमान नहीं होने दूंगा, और कांग्रेस उसे कभी भेद नहीं पाई। ममता का बंगाल बंगालियों का जैसे नारा बंगालियों के बीच हिट होना ही था, क्योंकि वह तो ये भी अपनी संस्कृति पर अतिरिक्त गर्व करने वाले होते हैं। इस नारे ने ममता के प्रति चुनाव पूर्व के जनता के गुस्से को भी बिसरवा दिया। फिर भी भाजपा ने बंगाल में जितना वोट लिया है और जिस तरह से वामपंथी तथा कांग्रेस ने अपना वोट टीएमसी को शिफ्ट कर राजनीतिक हाराकिरी की है, उससे साफ है कि टीएमसी के लिए अब भी असली चुनौती भाजपा ही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर होते हमले यही बताते हैं कि आगे के चुनाव में उसे अगर किसी से खतरा है तो भाजपा से है। इसलिए ना भाजपा के अंध विरोधियों को बहुत खुश करने की जरूरत है और ना भाजपा वालों को रोने की जरूरत है। हाँ, अपने राष्ट्रवादी विमर्श पर आत्ममुग्ध होने की जगह भाजपा को नए नए अस्मितावादी विमर्शों को समझने की जरूरत है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। घर पर रहकर यदि काम कर रहे हैं तो ना करें ये चीजें, पति पत्नी के बीच बिगड़ जाएगी बात। इन दिनों अधिकतर लोग घर से ही काम कर रहे हैं। आवश्यकता ना होने पर घर से बाहर जाकर काम करना फिलहाल सुरक्षित भी नहीं है। ऐसे में जब पिछले साल लोग घर से काम कर रहे थे तब तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन इस वर्ष लोगों के लिए असामान्य हो चुका है। साथ ही बाहरी माहौल से भी लोग परेशान होते रहते हैं, लेकिन ऐसे में इस बात का प्रभाव आपकी पत्नी पर पड़े यह भी तो बिल्कुल जायज नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात पर गौर फरमाएं कि आप भी जो कहीं घर पर रहते हैं ये चीजें नहीं करते हैं। चिड़चिड़ करना, यदि आप घर पर काम करते वक्त चिड़चिड़ करने लगते हैं तो थोड़े दिन तो कोई भी सह लेगा, आपसे प्यार से रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद यह बर्दाश्त के बाहर होगा। क्योंकि जिस तरह आप परेशान हो रहे हैं घर में रहकर, वैसे ही आपकी पत्नी भी परेशान होती है। लेकिन यदि वे जाहिर नहीं कर रही है तो तय बात है कि वे आपके और अन्य लोगों के बारे में सोच रही है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मनमानी करना, ध्यान रखें, जितना घर आपका है उतना ही आपकी पत्नी का भी है। ऐसे में सिर्फ इसलिए आप अपनी मनमानी करें कि आप घर पर रह रहे हैं और तो यह व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनकी इच्छाओं और दिनचर्या का भी सम्मान करें। पूरे घर को अपने हिसाब से चलाने का अपना प्रयास व्यर्थ है। सबके अनुसार घर में रहें। आदेश देना, यदि आप काम करते वक्त एक जगह पर बैठ जाते हैं और उसके बाद हर बात के लिए अपनी पत्नी को आदेश देते रहते हैं तो तय बात है कि एक दिन पत्नी आप पर गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उनके भी अपने खुद के बहुत सारे काम हैं और छोटे मोटे खुद के काम व्यक्ति को स्वयं ही करना चाहिए। यदि आप आदेश दे रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यदि वह खुद से आपके काम करती है तब बात अलग है। हर बात में हस्तक्षेप करना, यदि सिर्फ इसलिए कि आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं और आपको पता नहीं होता कि आपकी पत्नी किस तरह घर में काम करती है, आप उन्हें बात बात पर ज्ञान देने या उस काम को करने का तरीका बताने लगते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। सोच कर देखिए, यदि वे आपके काम में बार बार हस्तक्षेप करें जबकि उनका उस विषय पे इतनी जानकारी भी ना हो तो आपको कैसा महसूस होगा। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।